नमस्कार। इस तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके अनुप्रयोगों पर। और इसमें मुख्य तरह हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज के समय में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के क्या अनुप्रयोग हैं और किन किन क्षेत्रों में अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों का हम उपयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव आ, आज से लगभग 50 साल पहले पड़ी थी और डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर साराभाई इंग्लैंड में भौतिकी में स्नातकोत्तर करते हुए विश्व युद्ध के कारण भारत वापस आए थे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सर सीवी रमन के साथ उन्होंने कॉस्मिक किरणों में अपना शोध कार्य किया था। इस शोध कार्य को करने के बाद डॉक्टर साराभाई डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज गए और 1947 में उन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैंड यूज इस विषय पर पूरी की और एक थीसिस उन्होंने लिखी थी। और 28 साल की उम्र में उन्होंने भारत लौटने पर 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी और परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की थी। वह एक महान संस्थान निर्माता थे और विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की उन्होंने स्थापना की थी। जो ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है उन्होंने अपने निजी भवन में इसकी शुरुआत की थी और इसी से ये मालूम चलता है कि उनका विज्ञान की ओर कितनी रुचि थी और उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अधिक माना जाता है। उस समय में डॉक्टर साराभाई, जैसे मैंने बताया, उन्होंने सर सीवी रमन जी के साथ अपना शोध कार्य किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। और डॉक्टर साराभाई के साथ साथ डॉक्टर भाभा, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, और एस भटनागर, जो उस वक्त के जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, इन सभी ने साथ मिलकर ये एक आपस में जुड़े और उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। डॉक्टर भाभा जो परमाणु ऊर्जा विभाग के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रस्ताव उन्होंने रखा था और 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसको इनकॉस्पार के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई और डॉक्टर साराभाई को उस राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 1962 में जो इनकोस्पार की जो को संगठित किया गया, को बनाया गया, वही इनकोस्पार बाद में 1969 में इसरो के नाम से जाना गया, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदल दिया गया। और भारत ने अंतरिक्ष आयोग का जो गठन किया और 1972 में अंतरिक्ष विभाग, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की और सितंबर 1972 में इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर लाया गया। तो जैसे मैंने बताया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 से 1969 में उसको बनाया गया और 1972 में उसको अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया, जिससे वो अंतरिक्ष कार्यक्रम की भारत में शुरुआत हुई थी। अब शुरुआत हुई कैसे? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत थी वो बहुत ही हम्बल शुरुआत मानी जाती है और जो हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के वास्तुकार, जिन्हें डॉक्टर होमी जे भाभा और डॉक्टर साराभाई के साथ वो भारत के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की वो खोज कर रहे थे और उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो समुद्र के पास हो और चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब स्थित हो। समुद्र के पास इसलिए हो ताकि
जो उससे संबंधित जो सामान है उसको लाने और ले जाने में आसानी हो, जिसे समुद्री मार्ग के द्वारा उसको पहुंचाया जा सके, और साथ साथ वो भूमध्य रेखा के करीब होना उस ये जरूरी था, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो भौतिकी से संबंधित कई जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो प्रयोग हैं, वहाँ पर आसानी से किए जा सकते थे। और इस तरह की जो जगह है जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए उपयुक्त मानी गई। 1962 में भारत के दक्षिणी तट के साथ अपनी खोज के दौरान ये लोग एक शांत और सुरम्य मछुआरों के गांव, जो थुम्बा नाम से जाना जाता है, आज भी ये गांव वहाँ पर है, मैं वहाँ पर एक सेंट मैरी मैगडलिन चर्च था, वहाँ पर ये लोग पहुँचे, जो कि तिरुवनंतपुरम के केरल के बाहरी इलाकों में गहरे तट पर अरब सागर और चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब था। और चर्च करीब 600 एकड़ की विशाल भूमि में घिरा हुआ था और तट और रेलवे लाइनों से के भी स्थित था। तो यहाँ पर एक तो समुद्री लाइन मार्ग जो आसान था, और बहुत अच्छी बात यहाँ पर इनको ये मिली कि ये रेल लाइन के भी पास में था। यह स्थान पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के साथ संरेखित है और एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट और अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक आदर्श स्थान उन्हें लगा। और बाद में इसी स्थान पर अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। थोड़ा सा अगर समय समझें कि चुंबकीय भूमध्य रेखा, जिसे मैग्नेटिक इक्वेटर की जो हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई गई है। ये भौगोलिक भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर और उन बिंदुओं से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जहां स्वतंत्र रूप से निलंबित होने पर चुंबकीय सुई हवा में क्षैतिज स्थिति में रह सकती है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चुंबकीय भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर के आकाश में इलेक्ट्रॉनों की एक धारा होती है जो इलेक्ट्रोजेट उत्पादन करती है। और जो इलेक्ट्रोजेट है, वैज्ञानिकों के लिए मौसम विज्ञान, एरोनॉमी आदि के बारे में जानकारी जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखा है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हमारे जो केरल के पास जो मछुआरों का गांव, जिसे थुम्बा के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था, ये वहाँ पर स्थित था। इसलिए इस तरह के जो वैज्ञानिक अनुप्रयोग या प्रयोग जो हमारे वैज्ञानिक करना चाहते थे, उसके लिए ये उपयुक्त माना गया। अगर हम देखें शुरुआती जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित कुछ जो फोटोग्राफ्स हैं, छवियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, अगर आप देख सकते हैं कि बहुत ही हम्बल बिगिनिंग जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से इसको असेंबल किया जा रहा है और किस तरह से साइकिल में रखकर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर इसके कंपोनेंट को ले जाया गया, उस तरह से इसकी शुरुआत की गई थी। और उसके बाद 1975 में जो रोहिणी नाम से जो हमने रॉकेट विकसित किया हमारे देश में, जिसको वहीं पर थुम्बा से प्रक्षेपित किया जाता था, जिसको RS-75 के नाम से हम जानते हैं, तो वो एक शुरुआत मानी गई जो हमारे कार्यक्रम में, जिसे हम इंडिजीनियस डेवलपमेंट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कहें, तो वहाँ से इसको माना जा सकता है। आज इसरो के उद्देश्य और कार्यक्रम के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष तकनीक का सामान्य नागरिक के लिए उपयोग। डॉक्टर साराभाई ने हमें एक अपना विजन दिया था कि किस तरह से हम अंतरिक्ष तकनीक का सामान्य मानविकी के विकास में उपयोग कर सकते हैं। और आज हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, यह एक आत्मनिर्भर कार्यक्रम है और स्वयं का अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने में हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। जब हम पूर्ण रूप से सक्षम की बात करते हैं, तो उसमें चाहे वो रॉकेट की बात हो, जिसमें हमारे प्रक्षेपण यान जिसे हम कहते हैं, और साथ में हमारे जो उपग्रह हैं उनका विकास करना हो, या उपग्रह में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनका विकास करना हो, या उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का अनुप्रयोग करना है, भारत पूर्णतया इसमें हम सक्षम है। और हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर कार्यक्रम माना जाता है, और जिसमें अंतरिक्ष के जो कई अनुप्रयोग हैं जो हम सफलतापूर्वक अपने देश में करते हैं। आज हमारे इन कार्यक्रम के कई फायदे हैं, जैसे किसान से लेकर मछुआरों तक तथा अन्य सामान्य नागरिक के लिए समयबद्ध सूचना एवं उसका उपयोग इसके प्रमुख अनुप्रयोग है। इसरो के सौम्य अतीत और
शानदार वर्तमान की अगर हम बात करें, हमारे पास 3 शक्तिशाली रॉकेट का समूह है, और जिसमें पीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3 और साथ में एसएसएलवी, अभी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको भी विकसित कर लिया गया है। जो 4 तरह के जो रॉकेट, जो हमारे प्रक्षेपण यान हमारे साथ पास उपलब्ध हैं। और ये जो यान हैं, जो हमारे जो उपग्रह जिन्हें प्रक्षेपित करते हैं, वो सुदूर संबंधित से संबंधित, या संचार, नौवहन या अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम हमारे देश में चलाए जा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कार्यक्रम है, और इसके अनुप्रयोग के बारे में आगे आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। ये हमारे जो इसरो है, जिस अंतरिक्ष विभाग का संगठन चार्ट आप कह सकते हैं। सो जैसा मैंने बताया, 1972 में हम अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आए, और अंतरिक्ष विभाग जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। और अंतरिक्ष विभाग को जो सुपरवाइज और जो निर्देशन देना होता है, वो अंतरिक्ष आयोग द्वारा दिया जाता है। सो अंतरिक्ष आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के जो अंतरिक्ष विभाग के सचिव, जिन्हें चेयरमैन इसरो के नाम से भी जाना जाता है, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें हमारे कुछ वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे सचिव हैं, या कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, नेशनल जो हमारे एनएसए हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। तो ये हमें गाइड करते हैं कि किस तरह के अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत हमारे पास 3 मेजर जो संगठन हैं वो काम करते हैं। एक है इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हमारे लैब्स हैं, जैसे पीआरएल, जैसे शुरुआत में मैंने बताया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो अहमदाबाद में डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित की गई थी। उसके अलावा दूसरा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हमारा एनएआरएल है, जो गडंकी, जो तिरुपति के पास स्थित है। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो शिलोंग में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा शैक्षणिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हमारे बीटेक, एमटेक और पीएचडी लेवल के कार्यक्रम आने वाली जनरेशन के लिए कराए जाते हैं। तो वो एक ऑटोनोमस संस्थान है। राइट साइड में यहाँ पर दाईं ओर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटी है, तो इन कमर्शियल एक्टिविटी को चलाने के लिए हमारे पास इन स्पेस और एनएसआईएल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो एनएसआईएल एक कंपनी है जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करती है, और इन स्पेस एक ऑथराइजेशन बोर्ड है जो प्राइवेट एंटिटीज़ को अंतरिक्ष विभाग के साथ जोड़ता है, ताकि जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो हमारे निजी संस्थानों के द्वारा भी आयोजित किया जा सके। तो 2020 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लिए हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को खोल दिया गया था, जिससे निजी क्षेत्र के कई स्टार्टअप्स हैं या कई कंपनीज भी इसमें काम कर रही हैं। इसरो के अंतर्गत जो प्रमुख संस्थान हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जो लाल रंग से आपको दिखाया गया है, ये हमारे प्रमुख केंद्र हैं, और जो नीले रंग से दिखाए गए हैं, ये हमारे यूनिट्स हैं। तो केंद्र जो बड़े साइज में हैं, और केंद्र जो यूनिट्स हैं वो छोटे साइज में हैं। जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इनका प्रमुख कार्य जो है जो प्रक्षेपण यान है उनका विकास करना है। और एलपीएससी, इसके भी 2 सेंटर हैं, जो एक जो तिरुवनंतपुरम के पास बलियामला में है, और दूसरा जो है एलपीएससी के अपना एक बेंगलोर सेंटर भी है। तो ये लोग बेसिकली जो वैज्ञानिक यहाँ पर काम करते हैं, ये हमारे जो ईंधन है उसका विकास करते हैं। जो प्रक्षेपण यान में जो ईंधन का उपयोग होता है उसका विकास करते हैं। और सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो हमारा श्रीहरिकोटा में है, यहाँ पर हमारे 2 लॉन्च पैड हैं, और इन लॉन्च पैड के माध्यम से हम लोग जो हैं हमने जो अंतरिक्ष यान है उनको प्रक्षेपित करते हैं। यूआरआर सैटेलाइट सेंटर, ये बेंगलोर में स्थित है। यहाँ पर सैटेलाइट का विकास किया जाता है। जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उसके कंपोनेंट को अलग अलग इसरो के केंद्रों से लाकर और उनका विकास कर सैटेलाइट को यहाँ पर बनाया जाता है। जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये हैदराबाद में स्थित है। इसके 2 प्रमुख काम हैं। पहला काम जो अंतरिक्ष से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं, स्पेशली जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिन्हें हम पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, तो और या सुदूर संवेदन उपग्रह,
उनसे प्राप्त जो आंकड़े हैं उनको हम NRSC के जो अर्थ स्टेशन है सादनगर में स्थित है, जो हैदराबाद के पास और करीब 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहाँ पर इसको रिसीव किया जाता है। साथ साथ NRSC इसके अनुप्रयोग कैसे ये विभिन्न क्षेत्रों में इसका अनुप्रयोग किया जाए उस पर भी शोध करता है। हमारा जो अगला मुख्य केंद्र है वो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसे हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के नाम से जानते हैं, ये अहमदाबाद में स्थित है। इनका मुख्य काम हमारे जो पेलोड्स हैं, जो सैटेलाइट के जिसको हम ब्रेन मानते हैं, जो दिमाग की तरह काम करता है, उन पेलोड का विकास करते हैं। ये हमारे जो सेंसर हैं, सेंसर का विकास करते हैं। और ये सेंसर और जो पेलोड्स हैं, ये जब UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में जाते हैं तो सैटेलाइट के साथ इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। उसके अलावा नीले रंग से भी मैंने यहाँ पर कुछ हमारी यूनिट्स को दिखाया है, जैसे IPRC है, ये इंजन की टेस्टिंग, या जैसे आपने सुना होगा जो क्रायोजेनिक इंजन है या सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ये टेस्टिंग करते हैं। ये इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, ये एक स्पेशल तरह के सेंसर सिस्टम पर काम करते हैं, इनर्शियल सिस्टम पर काम डेवलप करते हैं। स्ट्रैक जो बेंगलोर में है, ये सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर है। इस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग और स्पेस डेब्री और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, इस तरह के स्पेशली जो ग्राउंड सेगमेंट्स हैं उनका विकास इस ट्रैक के द्वारा किया जाता है। IIRS, जहाँ से मैं अभी ये आपका लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम क्षमता निर्माण, जिसमें ट्रेनिंग है, एजुकेशन है और रिसर्च, ये एक्टिविटी रिमोट सेंसिंग डोमेन में हम लोग करते हैं। लियोस एक हमारा यूनिट है जो बेंगलोर में है, जिसमें बैटरी का निर्माण या इस तरह की तकनीक पर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम पर ये लोग काम करते हैं। जो MCF है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो हमारा मुख्य तौर पर हासन जो बेंगलोर के पास है वहाँ पर स्थित है, और इसके साथ साथ इनका भोपाल में अपना सेंटर है। और ऐसे कई छोटे छोटे सेंटर मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए हैं, जो कम्युनिकेशन से संबंधित और या जियो स्टेशन सैटेलाइट से मॉनिटरिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग से संबंधित या मेंटेनेंस ऑपरेशन की काम ये लोग करते हैं। अगर आप बात करें आज भारत की स्थिति क्या है, जैसे आप जानते हैं दुनिया के लगभग 80 देशों के अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम है, और इसमें से करीब 16 देश काफ़ी एक्टिवली अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को चलाते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग देश और अलग अलग अंतरिक्ष की जो स्पेस एजेंसीज हैं कितना पैसा इसमें खर्च करती हैं, कितना उनका बजट रहता है। जैसे नासा सबसे ज़्यादा बजट है इनका, देन चाइना है, देन यूरोप की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रसिया की रॉस्मोकॉस या CNS फ्रांस की, DLR जर्मनी, JAXA जापान की, ASI इटली की, और फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है इसरो इंडिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बजट है लगभग 1500 के आसपास दिखाया गया है US डॉलर में। तो एक छोटा बजट के साथ इसरो इसमें काम करता है, और कई तरह की उपलब्धियां इसरो के नाम पर अभी दर्ज हैं। और भारत विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, और पहली बार मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम देश ये बना था। उसके साथ साथ 2023 में आपने देखा चंद्रयान 3 के समय में हम पहले देश बने जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार जिन्होंने अपना जो रोवर है उसे सफलतापूर्वक उतारा था। ऐसे कई कार्यक्रम, ऐसे कई माइलस्टोन इसरो के नाम से हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये हमारे प्रमोचन यान जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, जैसे PSLV, ये मुख्य 3 प्रमोचन यान हमारे पास हैं, जैसे GSLV, Mark 2, Mark 3। और यहाँ पर दिखाया गया है कि इनकी जो लिफ्ट ऑफ वेट, ये कितना वेट उठा सकते हैं टन्स में यहाँ पर दिखाया गया। जैसे SLV है 17 टन्स, 17 टन्स, देन ASLV, PSLV, GSLV, इन सब की कैपेसिटी यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे पेलोड का कितना ग्राम का होगा, और टोटल लिफ्ट ऑफ मास एक है कि टोटल कितना होगा, प्लस पेलोड उसमें कितना होगा, 40, 150, 1600, 2000, 4000। तो अभी जो 4 टन के आसपास की जो पेलोड है, 4000 kg के आसपास पेलोड को आसानी से भारत जो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर सकता है। ये हमारी कैपेसिटी है। इसके अलावा
नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर भी काम चल रहा है, जिसमें इस कैपेसिटी को बढ़ाने पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्रमुख कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें संचार और मौसम सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जैसे इनसेट और जीसेट सीरीज के सैटेलाइट हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन यानी आइरस सीरीज के और कार्टोसेट सीरीज के उपग्रह हमारे पास उपलब्ध हैं। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम GNSS के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास गगन और नाविक नाम से दो प्रचलित कार्यक्रम इसरो द्वारा चलाए जाते हैं। नाविक को हम लोग इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सर्विस सिस्टम के नाम से और IRNSS के नाम से भी जानते हैं। ये एक रीजनल सर्विस है जहाँ पर आपको नेविगेशन से संबंधित जानकारी मिलती है। ग्रह विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य और एस्ट्रोसैट और उसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम इसरो द्वारा चलाए गए। चंद्रयान की तो एक सीरीज ही है आपकी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, अब हम चंद्रयान 4 और 5 पर काम कर रहे हैं। मंगलयान का कार्यक्रम किया गया था 2013-14 में। उसके बाद आने वाले समय में भी इसके कई ऐसे कार्यक्रम प्लान किए गए हैं। आदित्य L1 के बारे में आपने जरूर सुना होगा, थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं। उसके साथ साथ जो इसरो भविष्य के जो सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिस पर काम कर रहा है वो है मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसको हम गगनयान के नाम से जानते हैं। तो गगनयान पर भारत बहुत सीरियसली काम कर रहा है और जल्दी ही गगनयान का लॉन्च हो जाएगा और तब हम सफलतापूर्वक इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना और उनको सुरक्षित वापस लाना, इस तकनीक पर महारत हासिल कर लेंगे। और प्रक्षेपण यान जो अभी हैं, इन्हीं प्रक्षेपण यान के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अगर आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो प्रमुख आयाम हैं उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परिवहन, जिसमें हमारे जो प्रक्षेपण यान हैं उनका विकास करना, अंतरिक्ष की अवसंरचना जिसे हम स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, अपने देश की इस अवसंरचना को स्थापित करना, जिसमें हमने बताया कि आपके सुदूर संवेदन के उपग्रह हैं या हमारे कम्युनिकेशन के उपग्रह हैं या नेविगेशन के उपग्रह हैं या हमारे मौसम से संबंधित उपग्रह हैं, इनका विकास करना और इनकी रखरखाव करना। उसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष के अनुप्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसरो चलाता है, जिसमें अगर आप अनुप्रयोगों की बात करें तो इसमें सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग के साथ साथ हमारे जो कम्युनिकेशंस के अनुप्रयोग हैं या नौवहन के अनुप्रयोग हैं या मौसम से संबंधित अनुप्रयोग हैं, उस पर हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। इन सारे कार्यक्रम के साथ साथ क्षमता निर्माण भी इसरो का एक महत्वपूर्ण आयाम रहता है, जिसमें जब हम क्षमता निर्माण की बात करते हैं तो देश में चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की क्षमता निर्माण करना है या देश में आम जनमानस में उसका क्षमता का निर्माण करना है, उस क्षेत्र में भी प्रमुख कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान जो अभी कुछ ही वर्षों में ये कार्यक्रम एक नया कार्यक्रम है जो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो इसमें एक ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ताकि सुरक्षित मानव को सुरक्षित अंतरिक्ष में भेजा जा सके और वहाँ पर विज्ञान का विकास आसानी से किया जा सके। और इन कार्यक्रम को चलाने के लिए और इन आयामों पर काम करने के लिए 3 जो संगठन हैं, जिसमें इसरो है, NSIL है और इनस्पेस, ये साथ मिलकर इसमें काम करते हैं। कई ऐसे मील के पत्थर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में हमने अचीव किए हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट isro.gov.in पर जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया 1962 में इनकोस्पार हुआ, ये एक मेजर जो माइलस्टोन है मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1975 में आर्यभट्टा जो हमारा जो भारत का पहला उपग्रह जिसका विकास हुआ। 1980 में SLV-3 को सफलतापूर्वक रोहिणी RS-1 को ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया। 2008 में चंद्रयान 1 का विकास हुआ। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन का विकास हुआ। 2023 में चंद्रयान 3 लैंड सक्सेसफुली ऑन द मून, पहली बार मून के जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें सफलतापूर्वक हम लैंड किए। और अभी हाल ही में हमने देखा कि हमारे गगनयात्री जिसे हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं,
वो हमारे जो है एक्जियम मिशन 4 के अंतर्गत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई। तो ये तो मेजर मेजर जो माइलस्टोन्स हैं, जो मील के पत्थर हैं, उनको जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे हर साल कौन कौन से मुख्य प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए, उनके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारी जो टाइमलाइन है जो इसरो की वेबसाइट में, वहाँ विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं किन किन कार्यक्रम को इसरो के द्वारा चलाया गया। वर्तमान में अगर आप बात करें भारत के अंतरिक्ष संपत्तियों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में हमारी संपत्तियां उपलब्ध हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट नेविगेशन और ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। तो इसमें लगभग 132 अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालित किया गया है और 18 सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर्स, जो हमारे निजी क्षेत्र की जो संस्थान हैं और जो हमारे छात्र हैं स्टूडेंट सैटेलाइट, वो करीब 18 हमने बनाए, विकसित किए। और विदेशों के और विदेश जो हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिले, करीब 433 जो विदेशी सैटेलाइट को भी इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आज तक लगभग 110 मिशन, लॉन्च मिशन सफलतापूर्वक इसरो ने पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 9 री एंट्री मिशंस हैं और 2 लॉन्च मिशन फैसिलिटीज़ इसरो ने विकसित की, जो जैसे मैंने बताया ये अभी जो है वो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और एक जो प्रमुख कार्यक्रम है गगनयान, उसको चलाया जा रहा। तो ये हमारी संपत्तियों का विवरण है जो हमारी वेबसाइट, इसरो की वेबसाइट में भी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। पृथ्वी अवलोकन हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है, जिसमें 3 प्रमुख गतिविधियां रहती हैं। पहली है जैसे कि जो हमारा जो ग्राउंड सेगमेंट है, जहाँ पर हमारे एंटीना का विकास करना या हमारे स्टेशन को का विकास करना या मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग का और ट्रैकिंग का विकास करना, ये हमारे देश में उपलब्ध है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मैकेनिज्म, स्पेस सेगमेंट्स एंड कई तरह की अनुप्रयोग, तो ये कुछ दिखाए गए हैं। जैसे अगर आप लैंड एंड वाटर, अगर ज़मीन और पानी में देखें, तो अगर इससे संबंधित अगर आपको अनुप्रयोग करने हैं तो रिसोर्स सेट और आरआई सेट मिशन का आप के प्राप्त आंकड़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई मानचित्रण से संबंधित कार्यक्रम करने हैं, जैसे आपको बहुत ही बेहतर क्वालिटी के मानचित्र बनाने हैं, जैसे 1:10,000 स्केल के तरह के मैप बनाने हैं, तो आप कार्टोसैट मिशन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। समुद्र से संबंधित अध्ययन करने के लिए ओशियन सेट नाम से और सर अल्टिका, इस तरह के कई अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए गए और ये सैटेलाइट उपलब्ध हैं, इनके डेटा को आप उपयोग कर सकते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट से संबंधित, अगर आपको मौसम और पर्यावरण से संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए, तो इसमें इनसेट सीरीज में इनसेट 3D, इनसेट 3DR, 3DS, इस तरह के सैटेलाइट उपलब्ध हैं। और वैरायटी ऑफ सेंसर्स हम कह सकते हैं, जैसे पूरे देश और राष्ट्र स्तर पर अगर आपको कोई अध्ययन करना है तो उसके लिए एक तरह का सेंसर उपलब्ध है, और अगर आपको गांव या शहर के लेवल पर अगर अध्ययन करना है तो उसके लिए दूसरा तरह का सेंसर उपलब्ध है। तो ये कंप्लीट सीरीज है जो जिसका डेटा आज उपलब्ध है, इसका अनुप्रयोग आप कई क्षेत्र में कर सकते हैं। ये एक मैंने उदाहरण लिया, थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन 2019 में कार्टोसैट 3 जब ये लॉन्च किया गया था, उस वक्त इससे लिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी का डेटा और इमेज इससे कैप्चर की जा सकती है, जिससे हम हमारी ज़मीनी स्तर पर जो हमारे डिफरेंट तरह के जोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैप कर सकते हैं और आसानी से प्लानिंग के पर्पज़ के लिए या डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए आसानी से मानचित्र बनाए जा सकते हैं। ये एक वीडियो है, यहाँ पर इसको दिखाया गया है। इसमें आप देखिए कि जो कार्टोसैट सीरीज की जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी विशेषता यह है कि ये एक त्रियामी जो चित्र है वो भी जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर आप पहाड़ या कॉम्प्लेक्स टरेन है उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो केवल विजुलाइजेशन नहीं, तो वहाँ पर आप कई तरह के मापन भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ है उसकी कितनी ऊंचाई है, और या कोई घाटियाँ हैं तो घाटियों की गहराई कितनी है, और अगर वहाँ पर बर्फ़ है या पानी है उसका आप आसानी से आकलन कर सकते हैं कि कितना वहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। और कई बार कई तरह की आपदाएं, आप उनको आसानी से इस तरह के मानचित्रण से उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये सारे आंकड़े उपग्रह के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।
अगर आप देखें अनुप्रयोग तो कई क्षेत्रों में इन जो आंकड़े हैं इनका उपयोग किया जाता है, चाहे वो जल, शहरी जल के क्षेत्र हैं, महासागर है, आपदा है, पर्यावरण एवं वन से संबंधित है, कृषि है, वायुमंडल है, और जैसे गांव का विकास या शहरों का विकास करना है, कोई मास्टर प्लान अगर आपको बनाना है, तो वहाँ पर ये आंकड़ों को लेकर आप आसानी से इसके मानचित्र बना के उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बात करें कृषि के क्षेत्र में, जैसे फसल का आकलन करना, उत्पादन का पूर्वानुमान, जैसे कि अगर हमने गेहूं का उत्पादन करना है तो हम अगर सैटेलाइट के माध्यम से इन आंकड़ों को लें तो हम ये बता सकते हैं कि हम मॉडल कर सकते हैं कि कितना हमारे पास गेहूं इस वर्ष होने वाला है, ताकि हमारी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं और जो प्लान है वो बेहतर ढंग से बनाए जा सके। अगर उसी तरह अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टेरेन जैसे हिमालय, जहाँ हम लगातार नहीं जा सकते, हम हमेशा नहीं जा सकते, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है उस टेरेन पे, तो उसको हम सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटर कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, हमारे ग्लेशियर की कंडीशन कितनी है, कितना वहाँ से पानी आ रहा है। अगर कोई डिजास्टर हो रहा है तो कुछ हद तक उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। हम पूर्वानुमान तो नहीं कर सकते हैं, अभी विज्ञान इतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो कई रिसर्च चल रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इसका पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में भी होंगे। उसके अलावा अगर आप महासागरों की स्थिति की को अगर समझना चाहें तो किस तरह का टेम्परेचर है वहाँ पर, जैसे महासागर से संबंधित, भूविज्ञान से संबंधित कुछ अध्ययन होते हैं, तो वहाँ पर भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। अगर हम आपदा की बात करें, कई आपदा जैसे आपने सुना होगा, जैसे चक्रवात, साइक्लोन के केस में आसानी से आज कई दिन पहले भी हम ये पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में हैं कि कब साइक्लोन आने वाला और कहाँ पर साइक्लोन की कंडीशन बन रही है। उस तरह के से अगर कोई आपदा आ जाती है तो उससे कितना नुकसान हुआ, उसका अनुमान बड़ी आसानी से इन सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों से हम लगा सकते हैं। और ये जो आपदा से पहले की स्थिति, आपदा के दौरान की स्थिति और आपदा के बाद की स्थिति, अगर तीन तरह के सैटेलाइट के हम जो चित्र अगर ले लें तो इनको आसानी से हम तुलना करके ये बता सकते हैं कि कितना हमें इस आपदा से नुकसान हुआ। कई ऐसे आपदाएं हैं, जैसे दावानल है, जिसे वनाग्नि के नाम से हम जानते हैं। तो वनाग्नि के केस में अगर आप देखें सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी आग लगी हुई है और कहाँ कहाँ की आग बढ़ रही है, कहाँ कहाँ की आग बुझ गई है। तो जो फॉरेस्ट फायर है उसकी मॉनिटरिंग जो सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों से आसानी से की जा सकती है। उसके अलावा अगर आग लग गई तो अगर आग लगने के बाद कितना नुकसान हुआ, नुकसान का आकलन। तो ये सारी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो उपग्रह से प्राप्त आंकड़े हैं उनका उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है और किया जा रहा है। अगर आप जल के क्षेत्र में, जल से संबंधित अध्ययनों के क्षेत्र में अगर बात करें, हम ये पता लगा सकते हैं कि भूमि पर जल का प्रवाह किस तरह से हो रहा है, इसकी उपयुक्तता किस तरह से हो रही है, कहाँ कहाँ जल का उपयोग हो रहा है और कितना जल और कितना हमारे पास उपलब्ध है, हमारे जलाशयों में कितना उपलब्ध है, हमारे ग्लेशियर्स में कितना उपलब्ध है, हमारी नदियों की स्थिति क्या है। तो इस तरह से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं। तो इसको आसानी से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसका बेहतर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं पर हमारे पानी के हम लोग सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या पानी हमारा बर्बाद हो रहा है, अगर ये आकलन पूरी तरह कर लिए जाएँ तो इससे हम इसका उपयोग, बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बात करें विकास, जैसे अगर आप शहरी विकास की बात करें, प्रादेशिक योजनाएं आप बना सकते हैं। साथ साथ अगर कहीं पर कोई विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं तो आप सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों को लेकर उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस तरह से विकास हो रहा है, कितना विकास हुआ, और जो ग्राउंड की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो आपको सैटेलाइट के आंकड़ों से मिल सकती है। तो ये तो कुछ उदाहरण मैंने आपको दिखाए। उसके अलावा मछली उद्योग में आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जैसे पोटेंशियल फिशिंग जोन एक कार्यक्रम चलाया गया, जिससे हमारे वैज्ञानिक ये बताने में सक्षम हैं कि जो मछुआरे हैं, जो भारत के जो तटीय क्षेत्र है, वो किन क्षेत्रों में जाएं ताकि उनको बेहतर मछली पकड़ने को मिले। तो इससे एक पूर्वानुमान लगाने के स्थिति में हम लोग हैं और आसानी से अलर्ट दे दिया जाता है कि किन क्षेत्रों में जाके मछुआरे बेहतर मछली पकड़ सकते हैं, ताकि उनका समय बचे और उनको वहाँ जाने में जो उनका ईंधन लगता था उसकी भी बचत हो। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से कई तरह के
जो कमर्शियल बेनिफिट हैं वो इस तकनीक से अभी हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी कई अनुप्रयोग हैं। इसके बारे में कभी आप बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसी कोर्स के दौरान, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग कई विषय पर चर्चा करने वाले हैं किन किन क्षेत्रों में। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कृषि का एक उदाहरण दिया गया, ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ डिटेल से हम समझ सकते हैं कि कहाँ कैसे कैसे इन उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। अगर ग्रही मिशन के बारे में बताएं तो ये कुछ प्रमुख मिशन हैं जो आपने जरूर किसी न किसी मीडिया के माध्यम से इनके बारे में सुना होगा। चाहे चंद्रयान 1 की बात करें 2008 में जिसे संचालित किया गया था, जिस मिशन के बाद पहली बार जो भारत ने यह पता लगाया कि चाँद की सतह पर भी वाटर मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं। तो ये डिस्कवरी चंद्रयान 1 के द्वारा हुआ। मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में अगर बात करें 2013 में इसको विकसित किया गया था। यह एक ऐसा मिशन था जो भारत पहली बार और पहली अटेम्प्ट में बहुत ही कम खर्चे पर मार्स के ऑर्बिट में अपना उपग्रह भेजने में सफल हुआ था। चंद्रयान 2 2019 में संचालित किया गया, जहाँ पर हमने अपना ऑर्बिटर स्थापित किया, साथ साथ एक तकनीक हमने समझी। पूर्णतः सफल मिशन नहीं रहा, क्योंकि लैंडिंग वाला जो पार्ट है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पार्ट था, वहाँ पर हमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन चंद्रयान 3 में 2023 में पुनः इसे प्रयास किया गया और यहाँ पर हम पहली बार भारत जो है दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश बना। तो चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर हमने एक इतिहास रच दिया था। उसके बाद आदित्य L1 मिशन किया गया, जो सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए जिसके विकसित किया गया। तो ये सारे मिशन जो भारत द्वारा किए गए, आप समझ सकते हैं किस तरह से हमने शुरुआत की थी लगभग 1969 के समय में, और वहाँ से लेकर जो आज एक जर्नी करीब की हुई है। लगभग हमारे पास 55 साल का समय, 55-56 साल का समय, और इस दौरान कई ऐसी उपलब्धियां भारत ने इस क्षेत्र में प्राप्त करी हैं। तो इनके बारे में अगर आप समझें, चंद्रयान 1 जैसे मैंने बताया था, ये भारत का पहला मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। और उसकी उपलब्धि के बारे में जो मैंने बताया कि इसमें कई और देशों ने भी प्रतिभाग किया था, जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया। और यहाँ पर इनके वैज्ञानिक उपकरणों को हमारा चंद्रयान 1 चाँद की जो ऑर्बिट है वहाँ पर लेके गया था, और इस तरह से कई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए गए। और जो इसका मुख्य जो शोध का विषय था कि जो चाँद की सतह पर वाटर जो पानी की जो की उपलब्ध था, इसको इसने बताया था। चंद्रयान 2 के बारे में बात करें तो लूनर ऑर्बिटर मिशन, ये लूनर ऑर्बिटर हमने स्थापित किया। लैंडर विक्रम और रोवर हम सफल ना हो पाए, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन था जिससे भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी तकनीकी महारत हासिल की थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन एक इनोवेटिव मिशन के तौर पर जो बनाया गया, उसमें देखा कि किस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट को लेके एक इनोवेटिव वे से अपने छोटे प्रक्षेपण यान से भी हम मार्स की ऑर्बिट पर पहुंच गए थे। और ये बहुत बेहतरीन ढंग से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि जो चैलेंज जो जैसे थर्मल पर्यावरण है, विकिरण पर्यावरण, संचार तंत्र, विद्युत प्रणाली, प्रणोदन प्रणाली, ऑनबोर्ड स्वायत्ता, इस तरह की कई ऐसी तकनीक थी जिस पर हमने अपनी महारत हासिल की थी। और कई जो मिशन थे, जो चंद्रयान 1 और 2, 3 की बात करें तो इनकी अपनी विशेषता रही। हर मिशन से कुछ नया सीखने को मिला या कुछ नया शोध करने को मिला, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। ये करीब 4000 के आसपास केजी के आसपास के मास को लेके उड़ा था, और करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। और जब हमारा लैंडर वहाँ पर उतरा था तो वहाँ पर उसने कई तरह की डिस्कवरीज की, कई तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन जैसे जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर उनका पता लगाया। और उसको एक जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग की तरह इसने हमको डेटा दिया। तो इस तरह के कई अध्ययन इसमें किए गए, और ये आंकड़े आज हमारे जो डेटा सेंटर्स है, इसरो के डेटा सेंटर्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च कम्युनिटीज हैं, आंकड़ों को ले सकते हैं और वो अपने भविष्य के अध्ययन भी इन आंकड़ों से के आधार पर कर सकते हैं।
आदित्य L1 जो भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी थी, जिसको लैग्रेंजियन पॉइंट जिसे L1 के नाम से जानते हैं, हमारा उद्देश्य ये था कि हम उसको समझ सकें जो एक्टिविटीज़ सोलर पे हो रही हैं वो किस तरह से हमारे जो सोलर वेदर है जो उसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है। सो सोलर विंड को समझा और उसके उसके सूर्य में होने वाली जो गतिविधियां हैं उसको समझने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। और ये बहुत बेहतरीन आंकड़े हमारी जो शोध की जो कम्युनिटी है, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको ये उपलब्ध करा रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो अगला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम इसरो का चल रहा है वो है गगनयान। ये सौर प्रणाली और उससे आगे का पता लगाने के लिए एक सतत और किफ़ायती मानव और रोबोटिक कार्यक्रम को विकसित हम लोग कर रहे हैं। और सौर मंडल में मानव उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मानव अंतरिक्ष उन्नयन से शुरू होकर पृथ्वी की निचली कक्षा तक और वापस लौटना इसका मुख्य उद्देश्य है। सो उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव को अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना, इस क्षेत्र में और इस तकनीक को अपने देश में एक आत्मनिर्भर तकनीक के रूप में विकसित करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। इसमें हम लोग GSLV Mark 3 जो अंतरिक्ष यान को 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली पृथ्वी कक्षा, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, में ले जाने का प्रक्षेपण यान होगा। और अंतरिक्ष यान में एक क्रू मॉड्यूल होगा जहां अंतरिक्ष यात्री रहेंगे और एक सेवा मॉड्यूल जैसे सर्विस मॉड्यूल है जिसमें विभिन्न प्रकार की सहायता प्रणालियां होंगी, इसका विकास कर लिए थे। तो इसमें कई तरह की गतिविधियां पूर्ण हो चुकी हैं और कई तरह की गतिविधियां इसमें अभी गतिमान है, जो आने वाले समय में हम लोग इसको पूर्ण करेंगे और साथ में गगनयान मिशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक मीडियम ये बनता है। भारत के फ्रांस के सहयोग से मेगा ट्रॉपिक्स, सरल अल्टिका जैसे मिशनों का हमने किया। और इसके अलावा स्कैटरोमीटर्स, इनसेट डेटा का विभिन्न देशों के साथ प्रयोग किया। आपदा प्रबंधन में सुदूर संवेदन डेटा का साझा करने के लिए एक इंटरनेशनल चार्टर ऑन डिजास्टर्स, जिसमें कई सालों तक भारत अध्यक्ष भी रहा, जिसमें आपदा के समय में किस तरह से अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है और किस तरह से एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR की तरह हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इस पर हमारा देश और स्पेशली जो हमारा इसरो है इस पर काम करता है। कई तरह के अंतरिक्ष सहयोग समझौते हुए हैं और कई तरह के जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे CIOS है, GEO है, इसमें भी हम लोग बहुत एक्टिव तौर पे जुड़े हुए हैं। इसरो नासा का संयुक्त मिशन जो NISR, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, अभी कुछ 1 महीने पहले ही इसको लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और ये मिशन करीब 10 साल से मिशन पर काम चल रहा था। तो इसरो और नासा साथ मिलकर इस वैज्ञानिक मिशन पर काम कर रहे थे और आज ये मिशन सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करके इसका वो डेटा जल्दी ही जो है हमारी रिसर्च कम्युनिटी और पब्लिक को उपलब्ध होगा। इंटर एजेंसी स्पेस कोऑर्डिनेशन की सदस्यता भी हमारे पास है और इसके साथ साथ हम स्पेस के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसे कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं कि अलग अलग देश हों। क्योंकि अंतरिक्ष में सारे मिशन अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इनको सारे को आपस में मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, तो इसके बेहतर आउटपुट हमको मिल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना व्याख्यान समाप्त करना चाहूँगा और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस पाठ्यक्रम में अपने आप को रजिस्टर किया और मेरे इस पहले जो सत्र है इसमें आपने प्रतिभाग किया। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप उनको टाइप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में टाइप करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनके सार को समझूं और आपको हिंदी में ही उसका मैं उत्तर दूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी नोडल सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स का जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज है कि ये जो टेक्निकल कंटेंट्स हैं इनको और साइंटिफिक कंटेंट्स हैं इनको हिंदी में किस तरह से प्रस्तुत किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस साधारण भाषा में एक बहुत क्लिष्ट हिंदी में ना होकर एक साधारण सी हिंदी में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए।